रूस और भारत की 70 साल से मजबूत संबंध की झलक एक बार फिर कल दिल्ली में देखने को मिली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात और आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्प ने पाकिस्तान और चीन में खलबली मचा दी है। दोनों देश किसी भी हाल में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देने के लिए सहमत है। रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 डील से परेशान पाकिस्तान में भी कल इमरान खान ने आर्मी चीफ के साथ बड़ी बैठक की है। पुतिन के भारत दौरे और उसके चीन और पाकिस्तान पर असर से जुड़ी सभी अहम खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 चीन पाक साजिश में। रूस और भारत ने आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले चीन को कड़ा संदेश दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ आतंकवाद पर गंभीर बातचीत हुई। भारत और रूस ने अलकायदा, लश्कर, जैश और ISIS के साथ ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकियों के पनाहगार के तौर पर नहीं होना चाहिए। भारत और रूस के बीच मजबूत दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल पुतिन के दिल्ली दौरे में दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 28 समझौते हुए, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, कल्चर, एजुकेशन क्षेत्र के करार शामिल हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी आगे बढ़ाने के इरादे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ 2031 तक सैन्य सहयोग जारी रखने पर भी सहमत हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महाशक्ति बताते हुए रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। पुतिन ने कहा कि कोरोना काल में पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीने में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में बहुत कुछ बदला, लेकिन हमारी मजबूत दोस्ती नहीं बदली। कल रात दिल्ली से रूस रवाना होने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। कोरोना काल में करीब 2 साल तक पुतिन किसी द्विपक्षीय विदेश दौरे पर नहीं गए थे। उन्होंने इसकी शुरुआत भारत दौरे से की। दोनों देशों के बीच बैठक में तय हुआ कि अगले साल 2+2 डायलॉग के लिए भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री रूस का दौरा करेंगे। रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर अमेरिकी दबाव पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि भारत खुद फैसला लेने में सक्षम है। ये भारत की ताकत है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत S-400 डील पर कायम है। अमेरिका ने भारत के रूस से S-400 डील को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले भारत ने साफ कर दिया था कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे और भारत के साथ 28 डील से परेशान पाकिस्तान में कल सरकारी गलियारों में भी हलचल तेज रही। पीएम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और नए ISI प्रमुख जनरल नदीम अहमद के साथ आपात बैठक की। बैठक में सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन PDM के प्रमुख मौलाना फजूल रहमान ने इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए अगले साल 23 मार्च से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। पंजाब की सीमा पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने से बाज नहीं आ रहा। सोमवार को अमृतसर के सुंदरगढ़ पोस्ट पर पाकिस्तान ने 2 बार ड्रोन भेजे, लेकिन अलर्ट BSF की जवानों ने फायरिंग कर पाकिस्तान ड्रोन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इसी पोस्ट पर 3.5 किलो हेरोइन भेजी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त अभियान से बौखलाया पाकिस्तान आतंकवादियों को घाटी में घुसपैठ कराने के लिए नई साजिशें रच रहा है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए BSF ने LOC पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। BSF पाकिस्तान के किसी भी नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तिब्बत के पास चीन की सैन्य साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन ने शिगात्से एयरबेस पर 6 WZ-7 विध्वंसक ड्रोन तैनात किए हैं। ये एयरबेस सिक्किम से 159 किलोमीटर और अरुणाचल से 294 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले चीन तिब्बत में रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट तैनात कर चुका है। चीन यहाँ नए हाईवे भी बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की 2 महाशक्ति अमेरिका और रूस के बीच आज अहम बातचीत होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। यूक्रेन को लेकर होने वाली बातचीत से पहले बाइडेन ने रूस को बड़ी धमकी दी है। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने जवानों के बंकरों में पहुंचे और अमेरिका ने बीजिंग में अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स का किया राजनीतिक बहिष्कार। चीन ने दी अंजाम भुगतने की धमकी। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज होने वाली वर्चुअल बातचीत से पहले अमेरिका ने पुतिन को बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा। जो बाइडेन की इस चेतावनी का असर आज होने वाली बातचीत पर भी पड़ सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बातचीत से पहले बाइडेन ने कहा है कि वो इस बातचीत से पहले अपने यूरोपीय पार्टनरों से सलाह मशविरा करेंगे। बाइडेन आज होने वाली बातचीत में यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य गतिविधियों और यूक्रेन की संप्रभुता का मुद्दा उठाएंगे। यूक्रेन को लेकर रूस की क्या मंशा है, उसका पता यूक्रेन की सीमा पर भारी रूसी सैन्य जमावड़े से पता चलता है। 18 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन की सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों और टैंकों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने यहां 70,000 सैनिकों की तैनाती की है और वो अगले महीने यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को सीमा पर बंकरों में तैनात सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों ने भी अपने राष्ट्रपति को रूस के किसी भी हमले का मजबूती से मुकाबला करने का भरोसा दिया। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में साल 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूसी कब्जे के बाद हुए संघर्ष में 14,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अगले साल होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया है। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले पर राष्ट्रपति जिनपिंग तिलमिला गए हैं। चीन ने कहा है कि बहिष्कार करना अमेरिका को महंगा पड़ेगा। चीन भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि चीन ने जवाबी कार्रवाई को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी वायुसेना 2 गुप्त मानव रहित आधुनिक ड्रोन को विकसित करने में जुटी है। नए ड्रोन को लेकर अमेरिकी वायुसेना ने फिलहाल कोई भी खुलासा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ड्रोन को बनाने के लिए अलग से फंड जारी करने पर सहमति बन गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये ड्रोन फाइटर जेट के साथ तालमेल करने में सक्षम है। समंदर में दूसरे देशों के खिलाफ लगातार साजिश रचने और अपनी ताकत बढ़ाने का दावा करने वाला चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में कमजोर हो रहा है। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति कम हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कमजोर होने से इस क्षेत्र में गलतफहमी बढ़ेगी और चीन की किसी गैर जरूरी हरकत से युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। रूस ने ताजिकिस्तान में अपने मिलिट्री बेस को मजबूत करने के लिए 30 टैंकों का नया जखीरा भेजा है। कुछ दिन पहले ही ताजिकिस्तान में मौजूद रूसी सेना ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास किया था। रूस को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस्लामी आतंकवादी सीमा पार कर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। समंदर में उत्तरी द्वीप होक्काइडो के पास चीन रूस की मिलिट्री ड्रिल में भड़के जापान ने दर्जनों टैंक के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। जापान ने क्लियर कर दिया है कि अपनी टेरिटरी में चीन की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। जापान की वार ड्रिल 9 दिन तक चलेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर को क्या सौगातें देने वाले हैं? दिल्ली कांग्रेस आज क्यों करेगी संसद का घेराव? और किसान आंदोलन को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला। देश से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। पीएम मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। पीएम यहां करीब 100 अरब रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है। करीब 600 एकड़ में बने इस कारखाने की कुल लागत 8,603 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पीएम गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को यूपी के शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम गंगा एक्सप्रेसवे सहित जिले में बनने वाली हवाई पट्टी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम शाहजहांपुर के लोगों को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ संसद का घेराव करेगी। संसद घेराव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहले दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद संसद की ओर कूच करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ रैली करने की इजाजत कांग्रेस को नहीं मिली है। महंगाई के अलावा कांग्रेस महिला सुरक्षा, किसान, दिल्ली में शराब नीति जैसे मुद्दे भी घेराव में उठाएगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की वापसी पर अमली जामा पहनाए जाने के बाद सिंघू बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारी 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि आज की बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहमति से ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार के सुझाव पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाने के बावजूद बातचीत का बुलावा न मिलने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए फिर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक संयुक्त कमेटी सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए समय मिलने का इंतजार करती रही।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पर कैग की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है और कहा है कि हम लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट को कभी नहीं रोका है। सरकार पर डैमेजिंग कमेंट देने को उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। दिल्ली दंगा केस में कोर्ट ने पहले मामले में एक आरोपी दिनेश यादव को दोषी करार दिया है। दिनेश यादव उर्फ माइकल को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान गोकुलपुरी में लूटपाट और आगजनी मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट अब दोषी की सजा पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी और सजा सुनाएगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ रुपए की उगाही केस को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईडी ने जैकलीन को समन भेजकर 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। जैकलीन को ईडी ने दिल्ली दफ्तर में पेश होने को कहा है। इससे पहले सोमवार को विदेश जा रही जैकलीन को लुकआउट नोटिस के चलते एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। मुंबई टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को प्लेयर ऑफ द मैच और स्पिनर आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया 12 अंक हासिल कर आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। आज कहां एक साथ दिखेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। यूपी में बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी और गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने किस पार्टी के साथ किया गठबंधन। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच पर दिखेंगे। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा के दबथुआ में होने वाली संयुक्त रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के मुताबिक दबथुआ में ही दोनों दलों के बड़े नेता गठबंधन का ऐलान करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा के बाद महिलाएं भी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए आगे आने लगी हैं। पश्चिमी यूपी की 121 विधानसभा सीटों पर 300 से ज्यादा महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले पुराने कांग्रेसियों के चेहरों पर मायूसी है। बीएसपी ने बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी और उनके रिश्तेदार गणेश शंकर पांडे को भी पार्टी से निकाल दिया है। इन तीनों को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बर्खास्त किया गया है। विनय शंकर तिवारी की समाजवादी पार्टी में चर्चा चल रही थी, इसी वजह से पार्टी ने एक्शन लेते हुए इन्हें पार्टी से निकाला है। कांग्रेस के बाद अब यूपी में बीएसपी जल्द कार्यकर्ता सम्मेलन कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पार्टी हाईकमान ने तैयारी का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ये सम्मेलन सर्व समाज के नाम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में आज एनसीपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ये अहम बैठक शरद पवार के दिल्ली आवास में आयोजित की जाएगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर में भारत पाक सीमा के पास एक गांव का दौरा कर सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को सुना और गांव में एक परिवार के साथ खाना भी खाया। इससे पहले चन्नी ने पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की मांग की और कहा कि वो इसे लेकर केंद्र सरकार को खत लिखेंगे और मुलाकात का समय भी मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन का पंजाब का दौरा करेंगे। केजरीवाल पहले जालंधर के करतारपुर में होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह होशियारपुर के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के साथ केजरीवाल की दलित भाईचारे के साथ संवाद कार्यक्रम में बात करेंगे। कांग्रेस के अजय माकन की अध्यक्षता में पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। अंबिका सोनी को चुनाव समन्वय समिति का अध्यक्ष और सुनील जाखड़ को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी और क्षेत्रीय महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उधर गोवा में बीजेपी ने कहा है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर जीतेंगे, फिर चाहे सभी विपक्षी दल मिलकर गठबंधन कर लें। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 और केस मिलने के बाद महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। उधर बेंगलुरु के एक स्कूल और कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। ब्रिटेन में कल एक दिन में 90 ओमिक्रॉन के मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। अमेरिका के 17 राज्यों में 39 केस ऐसे अब तक आ चुके हैं। इस बीच WHO आज बूस्टर डोज और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी बैठक भी करने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जुड़ी हर अपडेट जानिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में।
कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए मामले मुंबई में भी मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे मुंबई के 37 साल के पुरुष और अमेरिका से लौटी 36 साल की महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। इन दोनों केस को मिलाकर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 10 मामले मिल चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के मंगलुरु के एक कॉलेज में कोरोना के 9 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। कॉलेज में 173 सैंपल की जांच की गई थी। कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वेरिएंट की पहचान के लिए संक्रमितों के सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इससे पहले यहाँ के एक स्कूल में 100 से ज्यादा कोरोना के केस मिल चुके हैं। तेलंगाना के करीमनगर में भी एक मेडिकल कॉलेज में 43 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच विदेश यात्रा से हैदराबाद पहुंचे जिन 13 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनकी ओमिक्रॉन वेरिएंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तेलंगाना सरकार ने हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। अभी तक हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों से 1800 से ज्यादा यात्री हैदराबाद आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार भारी भीड़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विदेशों से खासकर हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए लंबी लाइन दिखाई दे रही है। इसको लेकर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बैठक बुलाकर एयरपोर्ट प्रशासन को व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए हैं। ICMR और NIV के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्टडी करने में लगे हुए हैं। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये कोरोना के दूसरे वेरिएंट से कैसे अलग है, इस पर कौन सा वैक्सीन कितना असरदार होगा, इन सभी बातों की पड़ताल के लिए वैज्ञानिक ओमिक्रॉन संक्रमितों के सैंपल की जांच अलग से करेंगे। ICMR ने मुंबई के डोंबिवली में ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स का सैंपल जांच के लिए पुणे लेबोरेटरी भेजा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में एक और रिकॉर्ड बनाया है। देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि देश की 85% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अब तक वैक्सीन की 128 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। PM मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन की इस गति को बनाए रखने की अपील की है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 90 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 260 पार हो जाने के बाद भी PM बोरिस जॉनसन ने कहा है कि लोगों को क्रिसमस मनाने की प्लानिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। इस बीच फ्रांस में कोरोना के खतरे को देखते हुए 1 महीने के लिए नाइट क्लबों को बंद कर दिया गया है। दुनिया में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रणनीतिक सलाहकारों की आज वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कोरोना के बूस्टर डोज की खुराक की जरूरत को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में ओमिक्रॉन से बचाव और वायरस के नए रूप और उसके असर पर भी बात होगी। दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच एक और भारतीय कंपनी को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। जायडस की वैक्सीन उन राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी जहां पहले से ही टीकाकरण की रफ्तार कम है। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को जायडस वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक दी जाएगी। संपत्ति विवाद में कहां हुई एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी की महिलाओं ने कहां की धुनाई और डिप्टी SP साहब ने दुल्हन की कराई अनोखी विदाई। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने 1 करोड़ दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक जिलेवार 43 लाख दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि देश में यूपी पहला राज्य होगा जो दिव्यांगजनों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल की हुगली में संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप मृतक के चचेरे भाई श्रीकांत घोष पर लगा है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के दरभंगा में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला किया गया। मामला हायाघाट थाने के हथौड़ी बाजार इलाके का है। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अधिकारी के मुताबिक शराब माफिया के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। पुलिस पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 साल का एक बच्चा कुएं में गिर गया। पुलिस के मुताबिक लालबाग परिसर में एक कुआं है जिसमें बच्चे के गिरने की सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे मछली पकड़ने के लिए गए थे, तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले 3 महीने से चल रहा खुले में नमाज का विवाद अब थमता दिख रहा है। DC और दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक में 18 जगहों पर सहमति बनी है, जिनमें से 12 मस्जिदों में अब जुमे की नमाज अता की जाएगी।
वहीं 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा के गंज बासौदा के सेंट जोसेफ स्कूल पर धर्मांतरण के आरोपों के बाद मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। बताया जाता है कि पिछले दिनों स्कूल के 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। आरोप है कि लालच देकर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धीरे धीरे धर्मांतरण किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शख्स की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप में महिलाओं ने जमकर पिटाई की और कपड़े फाड़ डाले। आरोपी छात्राओं को किताबें, पेन, चॉकलेट देने के नाम पर अलग जगह ले जाकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी के पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल शादी के बाद अपनी पत्नी को साइकिल पर विदा करवाकर अपने घर आए। दुल्हन के साथ साइकिल चलाते हुए उनका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संतोष पटेल के मुताबिक हमें संस्कृत और संस्कृति पर कायम रहना चाहिए। साधारण तरीके से हुई शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। आसमान से बर्फबारी को देखकर पर्यटक खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। बर्फबारी के बीच टूरिस्ट मस्ती करते नजर आए। उधर सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हुई पहली बर्फबारी में सैलानियों ने बर्फ पर जमकर मस्ती की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।